नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र रंजन। इन डेप्थ में आपका स्वागत है। इन डेप्थ जनचौक का विशेष कार्यक्रम है जिसमें हम किसी एक उस सवाल के के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं या जो जवाब ढूंढने की जो कोशिशें दुनिया भर में चल रही हैं उनका यहाँ जिक्र करते हैं। जिन सवालों से आज दुनिया उलझी हुई है और जिन सवालों से दुनिया आज उलझी हुई है उसमें एक बड़ा सवाल है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का। अब इस सवाल को देखने के अपने अलग अलग नज़रिए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति आज जो हैं जोसेफ आर बाइडेन, इन्होंने इस डेमोक्रेसी को बचाने के लिए जो उन्होंने कहा कहा था आज से लगभग 4 साल पहले, वो एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का सिलसिला शुरू करने की बात तब उन्होंने कही थी और सत्ता में आते ही उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। ये बात 2020 की है जब जो बाइडेन चुनाव लड़ रहे थे, राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार थे और तब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे। अब अमेरिका के एक सेगमेंट को, एक खेमे को, जिसे कि वो अपने को लिबरल खेमा कहते हैं, उनको ये लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनमें तानाशाही प्रवृत्तियां हैं, उनमें डिक्टेटरशिप की टेंडेंसी है और वो जो हैं वो, बल्कि कुछ लोग तो ये भी आरोप लगाते थे कि वो फासिस्ट लीडर हैं। और ऐसा एक चर्चा थी उस समय अमेरिका के लिबरल खेमे में कि जो बाइडेन अमेरिकन डेमोक्रेसी को नष्ट कर रहे हैं और ये जो उसकी परंपराएं रही हैं, उसकी जो छवि रही है दुनिया भर में, जो अमेरिका के अलायंसेस रहे हैं, उन सबको वो धीरे धीरे कमज़ोर कर रहे हैं। तो ये धारणा थी। तो जो बाइडेन ने 2020 का चुनाव डेमोक्रेसी को बचाने के मुद्दे पे लड़ा था। उन्होंने कहा था कि वो एक जो लोकतंत्र की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का मुकाबला करते हुए जब वो अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो उसके लिए वो एक अंतर्राष्ट्रीय पहल शुरू करेंगे। इस बात की एक पृष्ठभूमि यह भी थी कि उस समय क्या, उसके कुछ पहले से ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ये जो लिबरल डेमोक्रेसी रही है पिछले लगभग 100 साल से, 1920 के बाद से, उस डेमोक्रेसी के बारे में ये धारणा थी कि इसको अपने अंदरूनी सिस्टम से, यानी इंटरनली जिसको कहते हैं, इंटरनल चैलेंजेज आ रही हैं। और नतीजा था कि अलग अलग देशों में ऐसे नेता जिनको कि फार राइट, ध्रुव दक्षिणपंथी कहा जाता है, या अगर पश्चिमी जो शब्दावली है उसमें अगर आप बात करें तो जो पॉपुलिस्ट लीडर हैं, जो सस्ती लोकप्रियता वाले मुद्दों को आधार बनाकर जो अपने लिए जन समर्थन जुटाते हैं, ऐसे नेताओं की भरमार आ गई है। ऐसे नेता बढ़ते चले जा रहे हैं। हम लोगों ने उसको, इस परिघटना को यूरोप में भी देखा, अलग अलग देशों में। ब्रिटेन में ब्रेक्जिट हो गया जो कि बिल्कुल ही ध्रुव दक्षिणपंथी एजेंडे पर हुआ। फ्रांस में मेरी ली पेन का इमरजेंस हुआ। उसके कई अनेक देशों में, स्पेन में वॉक्स की ताकत आई, जो कि फार राइट ताकत है। इटली में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिली। और अब तो खैर वहाँ पर जो नियो फासिस्ट अपने को खुद कहने वाली जो पार्टी है और जो लीडर हैं, जॉर्जिया मिलोनी, वो प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं वहाँ पर। तो यह सारी पृष्ठभूमि थी जिसमें जो बाइडेन ने कहा कि वो अगर राष्ट्रपति बनते हैं तो वो लोकतंत्र को बचाने का अभियान चलाएंगे और दुनिया भर के देशों को इसमें वो शामिल करेंगे। वो राष्ट्रपति चुन लिए गए नवंबर 2020 में। जनवरी 2021 में, जैसा कि अमेरिका में होता है कि चुनाव के लगभग 2.5 महीने बाद जो निर्वाचित व्यक्ति होता है वो असल में सत्ता संभालता है। तो उन्होंने 2021 में वो सत्ता संभाली भी। इस बीच 6 जनवरी 2021 को अमेरिका में एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था, जब डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने वहाँ के कैपिटल हिल, जो संसद भवन है, उस पर धावा बोल दिया। उस पर वो लोग उसके अंदर घुस गए। उस दिन, जिस दिन की जो बाइडेन की जीत पर, वहाँ की प्रक्रिया ऐसी है कि जो राष्ट्रपति जीत जाते हैं उनको वहाँ की संसद उसको
अनुमोदन करती है तब उनकी जीत पक्की होती है। तो संसद में जब अनुमोदन की प्रक्रिया चल रही थी, उस समय डोनाल्ड ट्रंप के सैकड़ों समर्थक संसद भवन के भीतर घुस गए और उस दरमियान कुछ हिंसा भी हुई जिसमें 5 से 6 लोगों की मौत भी हुई थी। तो इन सारी घटनाओं ने जो डेमोक्रेसी के खतरे को और भी ज़्यादा एक विश्व में चर्चित कर दिया था। तो जब डोनाल्ड ट्रंप ये जो बाइडेन राष्ट्रपति बन गए, तो उन्होंने अपना जो पहला काम किया वो जनवरी में बने और 3-4 महीनों के भीतर ही, शायद अगर मुझे ठीक से याद है तो जून में, उन्होंने ये समिट ऑफ डेमोक्रेसीज, लोकतंत्र का शिखर सम्मेलन आयोजित किया। अब जो लोकतंत्र का शिखर सम्मेलन उन्होंने आयोजित किया, उसमें तब तक ये 4-5 महीनों का समय गुजर चुका था और अब बात तो कहाँ यह थी कि अलग-अलग देशों में जो लोकतंत्र के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं, उसका कुछ समाधान ढूंढने का वो पहल करेंगे और वो शक्तियां जो संघर्ष कर रही हैं, उनको कैसे मजबूत किया जाए ताकि जो लोकतंत्र की कहानी दुनिया भर में पिछले 100 साल में रही है, वो कहानी बनी रहे, वो कहानी खत्म ना हो। ये इसके लिए वो कुछ पहल करेंगे, लेकिन उसके बाद चूंकि जब वो राष्ट्रपति बन गए तो फिर बात आ गई कि वो जो अमेरिका का अपना साम्राज्यवादी हित होते हैं, वो उसके प्रतिनिधि बन गए और अमेरिका को जिनसे चुनौतियां आ रही थी उनको ये उनकी सरकार ने कहा कि ये ताकतें लोकतंत्र के लिए खतरा है। जैसे जो अथॉरिटेरियन, ये जो तानाशाही ताकतें हैं, जिसमें कि जाहिर है कि जब अमेरिका तानाशाह, उसी को कहता है तानाशाह देश, जिससे उसको चुनौतियां आती है। बाकी बहुत से तानाशाहों को तो वो अपने साथ में ही लेकर चलने का उसका इतिहास रहा है। तो इस समय जो चुनौतियां उसकी खासकर चुनौतियां हैं चीन से, रूस से, अभी तो युद्ध शुरू हुआ नहीं था लेकिन रूस से तनाव बनने लगा था, ईरान से या वेनेजुएला से, वो देश जो अमेरिकन डिक्टेट को, उसके निर्देशों को नहीं मानते हैं, जो अपने इंडिपेंडेंट फैसले लेते हैं, जो अपनी सॉवरेनिटी के मुताबिक अपने देश को चलाते हैं, ऐसे देशों को अमेरिका हमेशा ही लोकतंत्र और मानव अधिकार के नाम पर उनके खिलाफ एक दुनिया में लामबंदी की कोशिशें वो करता रहता है। तो अब जो जो बाइडेन जीत गए तो वो बात भूल गई जो इंटरनल चैलेंज की बात थी, अमेरिका के अंदर चैलेंज था, अलग अलग देशों के भीतर चैलेंज था। लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, वो 110 से के लगभग देशों को उन्होंने आमंत्रित किया उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। उन देशों में कई ऐसे नेता थे, बहुत से ऐसे नेता थे, मतलब उनकी संख्या ही बल्कि देखा जाएगा तो ज्यादा हो जाएगी अगर गिना जाएगा, जिनके बारे में उनके देशों के लोग मानते थे कि यही नेता जो है हमारे यहाँ लोकतंत्र के लिए चुनौती है। जैसे जैसे कि भारत से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुलाया, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री को बुलाया जिनके यहाँ अभी चुनाव हुआ जिसमें विपक्ष ने बायकॉट किया। और ये लिस्ट लंबी है, अगर इस लिस्ट में हम लोग जाएंगे तो ऐसे लीडर्स आएंगे। तो अब पहले ही सम्मेलन में ये बात साफ हो गई कि अमेरिका के लिए ये लोकतंत्र, जो बाइडेन के प्रशासन के लिए चिंता लोकतंत्र बचाने से ज्यादा अमेरिका के वर्चस्व को बनाए रखने की है। और इसलिए वो जो एक बार फिर उसने लोकतंत्र को एक डंडा बना लिया है अपने उन देशों पर चलाने के लिए जो जिन देशों के साथ उसको चुनौती मिल रही है। ये 2021 की कहानी है। उसके बाद फिर 2022 में अमेरिका ने ये सम्मेलन आयोजित किया और फिर एक बार, तब तक ये अपना जो डेमोक्रेसी का डिस्कोर्स था अपनी चमक खो चुका था, तो एक बार फिर से, लेकिन इस बार जब वो आयोजन हुआ तो अमेरिका ने अकेले नहीं किया, उसने अपने 5 और देश, जिसमें नेदरलैंड था, इक्वाडोर था, कई ऐसे जो देश हैं और देशों को, एक अफ्रीकन देश, एक लैटिन अमेरिकन देश, एक यूरोपीय देश, इस तरह से एक एशियन, इन सब 6 देशों को उसने साझा मेजबान बनाया। लेकिन ये सम्मेलन का आयोजन अमेरिका में ही हुआ। उसके बाद थोड़ा सा समय गुजर गया और 2023 में सम्मेलन हुआ नहीं। ये उसके अब जो, लेकिन 23 आते आते ये बात समझ में आ गई कि ये जो डेमोक्रेसी वगैरह की बातें हैं, ये डेमोक्रेसी की बात जो है वो, उसमें कोई दम है नहीं, बल्कि अमेरिका को इस बात की चिंता नहीं है कि अलग अलग देशों में लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा है या जो लोग हैं उनको, वहाँ पर जो लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं हैं उनको कुचला जा रहा है। ये उसकी चिंता ये है कि वो लोकतंत्र के नाम पर एक कोलिशन बनाना चाहता है, गठबंधन बनाना चाहता है, जिसको लेकर इस समय
इस समय की दुनिया में उसके जो खास 2-3 प्रतिद्वंदी देश हैं, जो चीन, रूस और ईरान, इनके खिलाफ इनको वो अलग-थलग कर सके। तो ये बात होने से वो बात तो पहले ही हो गई थी, इस बार शायद उनको भी ये समझ में आ गया कि ये बात उनका जो ये कार्ड है अब चल नहीं पा रहा है। तो इस बार उन्होंने ये मेज़बानी करने के लिए साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया को कहा कि आप मेज़बानी कर लो। दक्षिण कोरिया हम लोग सभी जानते हैं कि अमेरिका का क्लाइंट देश है, अमेरिका का अधीनस्थ देश है, वहाँ पर अमेरिका की फ़ौजें तैनात हैं, अमेरिका के सैनिक अड्डे वहाँ पर हैं। और दक्षिण कोरिया की सरकार जो है वो कुल मिलाकर जो अमेरिकी जो नीति होती है उसके मुताबिक ही चलती है। तो दक्षिण कोरिया को उन्होंने ये कहा कि आप ये समिट ऑफ डेमोक्रेसी कर लो। समिट ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन हुआ, इसी हफ्ते हुआ, बुधवार को ख़त्म हुआ है। लेकिन इस बार खुद जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की निगाह में इसका इतना महत्व था कि बाइडन खुद नहीं आए इस सम्मेलन में। इस बार अमेरिका की जो नुमाइंदगी है वहाँ पर विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने की, और ज़्यादातर देश जो उसमें उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से इसको संबोधित किया। परसों शाम को यानी बुधवार की शाम को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी संबोधित किया, लेकिन उन्होंने भी ऑनलाइन माध्यम से सम्मेलन को संबोधित किया। तो ये बात इस बार आते आते ये बात समझने की है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इस बात की पिछली 2 बार तो दुनिया के मीडिया में सुर्खियां बनी थी, और इस बात की काफ़ी चर्चा हुई थी कि एक लोकतंत्र के नाम पर सम्मेलन हो रहा है, शिखर सम्मेलन हो रहा है, समिट हो रहा है। लेकिन इस बार ऐसा क्या हो गया कि इसकी खबर भी लोगों को नहीं लगी कि ये सम्मेलन कब हुआ और कब खत्म हुआ। इस बार यह हुआ कि एक तो जो बात अभी हम लोगों ने जिस पे गौर किया कि किस तरह से जो अमेरिका के लोकतंत्र का नैरेटिव था, जो उनकी कहानी बनाई गई थी मीडिया के प्रचार के माध्यम से, वो कहानी धीरे-धीरे धीरे-धीरे क्या बहुत तेज़ी से कह सकते हैं, तेज़ी से एक्सपोज़ हो गई। लेकिन इस बीच एक और ऐसी घटना हो गई है दुनिया में जिसके बाद अमेरिका के लोकतंत्र और मानव अधिकार की बात पर लोगों को भरोसा तो दूर, वो बात उनके भीतर गुस्सा पैदा करती है। और वो घटना है फिलिस्तीन और इजराइल का, जो अभी हम लोग वहाँ पर जो घटनाएं देख रहे हैं, किस तरह से इजराइल पिछले लगभग 5.5 महीनों से लगातार गजा इलाके में नरसंहार कर रहा है। लगभग 31,000 लोग मारे जा चुके हैं, 13,000 से ज़्यादा बच्चे हैं, जो महिलाएं और बच्चों की संख्या जोड़ी जाए तो 2/3 हो जाती। निहत्थे लोग, अभी एक वीडियो काफ़ी बहुचर्चित कल और आज में हुआ है कि 4 नौजवान जिसमें कि एक घायल था, निहत्थे वो जा रहे हैं और इजरायली सैनिकों ने उनको मार दिया। खुद जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसने जो बातें कही है उसका मतलब है कि इजराइल वहाँ नरसंहार कर रहा है, जिनोसाइड कर रहा है। और ये सब इसलिए वो कर पा रहा है क्योंकि अमेरिका और पश्चिमी देश, यूरोपीय देशों का पूरा साथ उसको मिला हुआ है। वो देश उसकी पीठ पे खड़े हैं, वो देश उनको हथियार दे रहे हैं। और वो देश अमेरिका जो है वो यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र में जब कभी युद्ध विराम का प्रस्ताव आया है तो उसने वहां उसको वीटो कर दिया है। तो ये कहानी जब दुनिया के आंखों के सामने है, लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी अमेरिका अगर लोकतंत्र और मानव अधिकार की बात करता है, जनता के अधिकारों की बात करता है, फ्रीडम की बात करता है, तो लोगों में एक बहुत ही प्रतिकूल प्रतिक्रिया इसको लेकर होती है। एक उनके भीतर आक्रोश पैदा होता है कि कोई इतना बड़ा पाखंड कैसे हो सकता है कि आप नरसंहार, जिनोसाइड, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय अपराध की परिभाषा में जघन्यतम अपराध है, उस अपराध को अपने संरक्षण में करवाने वाला प्रशासन वाला देश यह लोगों को बताए कि लोकतंत्र को कैसे बचाया जा सकता है। तो ये जो चीज थी, दुनिया के ग्लोबल साउथ के देशों ने इसे अपनी आंखों से देखा है, सारी दुनिया ने देखा है
जहाँ पर प्रचार तंत्र पर थोड़ा अभी भी उनका कंट्रोल बना हुआ है, वहाँ पर ये चीज़ें चर्चा में नहीं आ पाती हैं। लेकिन बाकी जगहों पर ये चर्चा वहाँ वहाँ यही चर्चा आज दुनिया की सबसे प्रमुख चर्चा है। और बल्कि अमेरिका के भीतर अभी एक घटना हुई है कि जो सोशल मीडिया है टिकटॉक, टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया गया है, लगाने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो जो टिकटॉक है, ये खुद अमेरिकी मीडिया में ये बात चर्चित है कि टिकटॉक से अचानक वहाँ की सरकार की नाराजगी क्या है, या वहाँ की संसद की नाराजगी क्या है। नाराजगी ये है कि ये टिकटॉक जो है इस पर उनका कंट्रोल नहीं है, और अमेरिका में जो जो इजराइल विरोधी भावनाएं बहुत तेजी से फैली हैं, वो टिकटॉक के माध्यम से फैली हैं। क्योंकि जो अमेरिकी मीडिया है वो तो उसके ऊपर तो वहाँ के सत्ता जो शासक वर्ग का कंट्रोल है, वो लोग खबरें उसी हिसाब से देते हैं, दिखाते हैं जिस ढंग से वहाँ की सरकार या वहाँ का जो शासक वर्ग है बताना चाहता है। लेकिन टिकटॉक एक ऐसा मीडियम है जिसका चूंकि स्वामित्व जो एक चाइनीज कंपनी के हाथ में है। तो ये जो चाइनीज कंपनी है, इस चाइनीज कंपनी के ये जो चाइनीज मीडिया है, इसके माध्यम से लोगों को गजा और फिलिस्तीन की सच्चाई मालूम पड़ी है। अभी देखिए, जो अमेरिका की एक जानी मानी संस्था है पीयू रिसर्च, पीयू रिसर्च का एक एकदम लेटेस्ट सर्वे, ताज़ा सर्वे सामने आया है, जिसमें यह देखा गया है कि जो 18 से 29 उम्र वर्ग के जो लोग हैं, वो खुद अमेरिकी मीडिया और अमेरिका की सरकार की बातों पे भरोसा नहीं कर रहे हैं। उनकी बहुत बड़ी संख्या जो है वो ये मान रही है कि जो गजा में नरसंहार हो रहा है। तो ये नरसंहार के माहौल में जब आप डेमोक्रेसी समिट ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का शिखर सम्मेलन आयोजित करते हैं, तो उसकी कोई साख नहीं हो सकती। उस पर कोई और उस पर ना कोई ध्यान उस पर देगा कि कोई उसे ये भरोसा नहीं होगा कि सचमुच लोकतंत्र की चिंता की जा रही है। वो लोकतंत्र जिसको सचमुच आज दुनिया भर में बहुत गहरी चुनौती है। चुनौतियां ऐसी हैं कि लोकतंत्र का क्या भविष्य होगा, आज कोई भी इसको लेकर आश्वस्त नहीं है। क्योंकि हम लोग चाहे यूरोप में देखें, चाहे एशिया में देखें, या खुद अमेरिका में देखें, और अमेरिका में हालात ये है कि जिस डोनाल्ड ट्रंप के शासन के खिलाफ जो बाइडेन ने अभियान चलाते हुए इस लोकतंत्र शिखर सम्मेलन की परिकल्पना की थी, आज तमाम जो ओपिनियन पोल है उसके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप इनकी बाइडेन से काफ़ी आगे चल रहे हैं। और ये आम तौर पर अभी तक ये धारणा है कि नवंबर के चुनाव में वो उनके जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो जिस ट्रंप के खिलाफ माहौल बनाकर समिट ऑफ डेमोक्रेसी की बात की गई थी, वो ट्रंप खुद अमेरिका में फिर से उनकी वापसी होने की पूरी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? आखिर पिछले 4 साल में जो समाज के भीतर, लोकतंत्र के भीतर वो कारण थे जिनसे लोकतंत्र को चुनौतियां मिल रही थी, उनका समाधान ढूंढने में जो बाइडेन की सरकार ने क्या किया, ये सवाल आज वहाँ के लोगों के भी सामने है। और क्यों आज उनके जो वोटर थे अल्पसंख्यक, उनके जो वोटर थे मुस्लिम और जो ग्लोबल साउथ के लोग, ब्लैक और हिस्पैनिक, क्यों आज उनके बीच में जो सर्वे होता है उसमें इनका समर्थन बहुत ज़्यादा क्यों घट गया है? इसलिए घट गया है कि उन्होंने देखा कि दोनों प्रशासनों में कोई फर्क नहीं है, और फिर यह जो नरसंहार हुआ है गाजा में, ये किसी भी इंसान की चेतना को झकझोर देने के लिए काफ़ी है। तो आज हम लोग जिस सवाल पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो बात कर हम लोगों ने शुरू की थी कि क्यों बेदम हो गया अमेरिका का डेमोक्रेसी समिट, जो समिट ऑफ डेमोक्रेसी था, वो बेदम होने की वजह यही हैं। वजह ये है कि खुद जब आपको चिंता लोकतंत्र की बचाने की नहीं, बल्कि आप लोकतंत्र को एक हथियार बनाकर अपने प्रतिद्वंदी देशों के खिलाफ उसका उपयोग करने की है, वो एक डंडे के रूप में इस्तेमाल करने की है। जब आप और वो चीज़ें इस हद तक हो गई कि आपने जिस लीडर के खिलाफ ये सारी परिकल्पना की थी, वो लीडर फिर से मजबूत हो गया, आपके अपनी वजहों से, आपने जो किया उस वजहों से हो गया।
और फिर ये जो नरसंहार पर के साथ में खड़े होकर आपने जो दुनिया को जो आपका जो एक भ्रम था, जो एक सॉफ्ट पावर था, जो अखलाक था, उसको आपने खत्म कर दिया। तो फिर आप लोकतंत्र और मानव अधिकार के नाम पे सम्मेलन करें या आप कुछ भी कहें, उस पर कोई न तो यकीन करेगा, ना उसके आधार पर वो आपको लेकर कोई राय बनाएगा, ना यह मानेगा कि आपको सचमुच लोकतंत्र की कोई चिंता है। तो जब आप सम्मेलन करेंगे तो उसमें दम कहाँ से आएगा? वो दम नहीं आएगा तो वो बेदम हो जाएगा, और यही हुआ है जो कि साउथ कोरिया में जो समिट ऑफ डेमोक्रेसी इस हफ्ते हुई, उसमें खुलकर जाहिर हो गया दुनिया के सामने। तो आज इन डेप्थ में बस इतना ही। हम अगले एपिसोड में एक नए सवाल पर, जिससे दुनिया उलझ रही है, उसको लेकर आएंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। आज आपका साथ यहाँ रहने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।